दोस्तों वैसे तो पिछले कुछ वर्षों में आर्कियोलॉजिस्ट बहुत सी खोजें कर चुके हैं, लेकिन उन खोजों में से कुछ खोजें इतनी ज्यादा शानदार हैं कि उन्हें देखकर आपको यकीन नहीं होगा कि वो आज भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। फिर चाहे वो इजराइल में खोजी गई 1500 साल पुरानी शराब फैक्ट्री हो या फिर 5500 साल पुराना एक अजीब कब्रिस्तान, ये शानदार आर्कियोलॉजिकल खोजें आपके होश उड़ा देंगी। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही कुछ खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। एंशिएंट वाइन फैक्ट्री इन इजराइल। जिस तरह से आज के समय पर वाइन का सेवन एक आम बात है, ठीक ऐसा ही पहले के समय में भी हुआ करता था और इसका जीता जागता सबूत आर्कियोलॉजिस्ट ने हाल ही में इजराइल में खोजा है। दरअसल इजराइल में 1500 साल पुरानी एक विशाल शराब फैक्ट्री की खोज की गई है। ये बीजान्टिन काल से अब तक की सबसे बड़ी ज्ञात वाइन फैक्ट्री है। इजराइल एक्टिविटीज अथॉरिटी के अनुसार यवन में खोजी गई ये शराब फैक्ट्री प्रति वर्ष 2 मिलियन लीटर शराब का उत्पादन कर सकती है। पुरातत्वविदों ने यवने शहर के आसपास के क्षेत्र में 75,000 वर्ग फुट साइट की खुदाई में 2 साल लगाए हैं, जिसमें उन्हें 5 बड़े वाइन प्रेस, शराब के लिए गोदाम और यहाँ तक कि शराब को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों को जलाने के लिए भट्टियां भी मिली। ये एक अब तक की सबसे अच्छी खोज है। 400 स्टोन कट चैम्बर टूम्स। तुर्की में पुरातत्वविदों ने पत्थरों को काटकर बनाए गए 400 मकबरों को खोजा है। ये कब्रगाह करीब 1800 साल पुराने हैं। इनके अंदर खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स हैं, यानी दीवारों पर पेंटिंग की गई है। साथ ही कुछ बहुमूल्य वस्तुएं भी मिली हैं, जिन्हें लोग खजाना कह रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये मकबरे रोमन साम्राज्य के समय के पत्थरों से काटकर बनाए गए थे। ये तुर्की के एशियन सागर से पूर्व में करीब 180 किलोमीटर दूर स्थित ऐतिहासिक शहर ब्लॉन्डर्स में ये पत्थर से कटे मकबरे मिले हैं। इस शहर को सिकंदर के समय बनाया गया था। ये शहर रोमन और बिजेंटाइन साम्राज्य तक अपने स्वर्णिम युग में था। इन गुफाओं में सार्कोफेगी नाम की प्रक्रिया की जाती थी, यानी इनमें मारे गए जीवों और इंसानों को रखा जाता था। सेरेमोनियल शैरियट। दोस्तों इस खोज को 1738 में पोम्पई में अंजाम दिया गया था, जो आज भी चालू है, क्योंकि यहाँ से एक सबसे फैसिनेटिंग चीज को खोजा गया था। दरअसल आपको बता दें, ये चीज कोई साधारण खोज नहीं है, बल्कि एक रीति रिवाजों के लिए उपयोग करने वाले शैरियट की थी, जिसे इस साइट के आउटस्कर्ट से खोजा गया था। ये सदियों दबे रहने के बाद भी एक हालत में था, और तो और इसके बने क्यूब और ट्रायंगल शेप के स्ट्रक्चर साफ तरह से विजिबल हो रहे थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये 79 एडी में हुए वोल्केनिक इरप्शन के समय से ही जमीन में दबा हुआ था। यह उस समय का सबसे कंफर्टेबल शैरियट था, क्योंकि इसमें आर्मरेस्ट और बैकरेस्ट दोनों ही मौजूद थे और इसमें 4 लोहे के बने हुए व्हील्स भी थे। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसको किसी स्पेशल ओकेजन के लिए बनाया गया था, न कि ट्रांसपोर्टेशन के हिसाब से। वाइन पॉटरी। दोस्तों इंसान शराब का सेवन सदियों से करते आ रहे हैं, ये तो आप सभी को पता है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि आखिर कितने सालों पहले से इंसान इसका सेवन करते आ रहे हैं? अगर नहीं तो आपको बता दें कि लगभग 8000 साल पहले से। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर कैसे, तो आप जान ले कि हाल ही में यूरोपियन नेशन में कुछ ऐसे जार्स की खोज की गई है जिनमें दुनिया की सबसे पुरानी शराब मौजूद थी। ये नियोलिथिक एरा के सबसे सुंदर सिरामिक आर्टिफैक्ट्स में से एक है। इन्हें साउथ कॉकेसस के 2 अलग अलग आर्कियोलॉजिकल साइट्स के एक्सकेवेशन के द्वारा खोजा गया था। हाल ही में नवंबर 2021 के शुरुआत में हुई रिसर्च से ये बात सामने निकल कर आई है कि ये वाइन ईरान ज़ैग्रोस माउंटेन में मिली शराब के जैसी ही थी। आपको बता दें कि इस वाइन में टार्टरिक एसिड मौजूद था, जिससे आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वाइन को अंगूर के द्वारा बनाया जाता था। एंशिएंट वोवन बास्केट। दोस्तों वोवन बास्केट दुनिया के लिए आज भी एक अच्छा और सजावटी बास्केट है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर ज्यादा से ज्यादा ये वोवन बास्केट कितने सालों तक सरवाइव कर सकता है, तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 3 से 4 साल। लेकिन हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को इजराइल के मुराबट केव से एक वोवन बास्केट मिला है, जिसे साल 2021 के मार्च के महीने में खोजा गया था और ये दुनिया का सबसे पुराना वोवन बास्केट है। लेकिन अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कैसे कोई वोवन बास्केट इतने ज्यादा समय तक सरवाइव कर सकता है? तो एक्सपर्ट्स ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि ये इतने सालों तक केव के अंदर मिले एक अच्छे एटमॉस्फेयर में था, या कहें किसी अच्छी कंडीशन के कारण सरवाइव कर पाया है। लेकिन वो बास्केट पूरी तरह खाली था, यानी उसके अंदर से आर्कियोलॉजिस्ट को कोई प्राचीन वस्तु नहीं मिली। लेकिन वो वोवन बास्केट किसी कीमती वस्तु से कम नहीं है। वियर्ड एंशिएंट ग्रेवयार्ड। दोस्तों साल 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट ने विशाल मेगालिथिक सिमेट्री को खोजा था, जो स्वाडोकाजिन्स्की प्रोविंस के डेबियानी विलेज के पास है। ये प्राचीन कब्रिस्तान दुनिया में खोजे गए अब तक के सबसे अजीब कब्रिस्तान में से एक है। दरअसल अब तक आर्कियोलॉजिस्ट इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर ये कब्रिस्तान किस कल्चर का है, लेकिन कार्बन डेटिंग से इतना जरूर पता चला है
कि ये टूम करीब 5500 साल से भी ज्यादा पुराना है। दरअसल इसका सबसे पहले पता साल 2019 में ली गई सैटेलाइट इमेजेस से लगाया गया है। आपको बता दें कि इन इमेजेस की कंफर्मेशन के बाद साल 2020 के अंत में एक्सकेवेशन का काम शुरू किया गया था और मार्च 2021 में आर्कियोलॉजिस्ट को सफलता प्राप्त हो गई। आपको जानकारी दे दें कि इस कल्चर के लोग कुछ इस तरह से कब्र बनाते थे जिसे चुराना कोई आसान काम नहीं था और इसी के चलते इसे खोजने में इतने साल लग गए। मिस्टीरियस क्ले फिगरिन। जो ये आप अपनी स्क्रीन पर अलग से दिखने वाले क्ले फिगरिन को देख रहे हैं, इसे साइबेरिया में एक मास ग्रेव के अंदर से निकाला गया था। एक्सपर्ट्स का इसके बारे में मानना है कि ये फिगरीन आज से करीब 5000 साल पुराना है। आप जान लें कि जब आर्कियोलॉजिस्ट ने ग्रेव को खोला था तो उन्होंने इस ह्यूमन स्केलेटन के शोल्डर के पास रखा पाया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि ये ऑब्जेक्ट आखिर क्या है और इसे उस स्केलेटन के कंधे के पास क्यों रखा गया था। इसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट ने गहराई में जाकर जांच पड़ताल की तो पता लगा कि 5000 साल पहले वहाँ ऑर्डिनोव कल्चर रहा था, लेकिन उनका आर्ट वर्क और लोगों को दफनाने का तरीका दोनों ही अलग था, जिससे आर्कियोलॉजिस्ट को अब भी डाउट है कि ये ऑर्डिनोव कल्चर के द्वारा बनाई गई ग्रेव नहीं है और ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है। एंशिएंट मिस्टीरियस टॉय। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये दुनिया का सबसे पुराना यूरोप में मिला खिलौना है जो एक स्टॉक है और इसे सिल्वर और ब्रॉन्ज का उपयोग करके बनाया गया था। पर शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो स्टॉक है इसका सिर हिलता डुलता रहता है, जिससे कि ऐसा मालूम होता है कि ये स्टॉक पानी पी रहा हो। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह थ्रेशियन कल्चर के द्वारा बनाया गया आर्टिफैक्ट है जो ब्रॉन्ज एज के दौरान धरती पर मौजूद थे, जिसे मई साल 2015 में बल्गेरिया के रोड माउंटेन से खोजा गया था, जिसके बारे में कार्बन डेटिंग से पता चला है कि यह आर्टिफैक्ट करीब 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है। इसका शेप भी कुछ ज्यादा ही अजीब, एक ट्राइपॉड के शेप जैसा था, पर आपको बता दें इसकी आंखों के लिए एक अलग तरह के रेयर जेमस्टोन्स को उपयोग किया गया था। एंशिएंट सेटलमेंट ऑन ऑकनी आइलैंड। नवंबर 2021 में हुई एक डिस्कवरी में आर्कियोलॉजिस्ट ने पोम्पई की रोमन सिटी को खोज निकाला है। ये ऑकनी के स्कॉटिश आइलैंड पर आज से 5000 साल पुराना सेटलमेंट है। ऑकनी में पहले से ही नियोलिथिक एरा का एक सेटलमेंट खोजा जा चुका है जिसे स्कैराब्रे कहा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि साल 2021 में खोजा गया सेटलमेंट पुराने समय के सेटलमेंट से ज्यादा कंफर्टेबल है। इस सिटी में आज के मॉडर्न टाइम की तरह एक रूम, एक पत्थरों से बना कपबोर्ड भी है। इस सिटी में आज के मॉडर्न टाइम की तरह एक रूम में एक पत्थरों से बना कबर्ड भी है जो कि सामान रखने के लिए है, और तो और ड्रेसिंग टेबल भी मौजूद है। इनमें से कुछ घर सैडल स्टोन्स के बने हुए थे जो गेहूं पीसने का काम किया करते थे, और ये एक एनॉर्मस डिस्कवरी है। आयरन एज आर्टिफैक्ट्स। किसी भी आर्कियोलॉजिकल खोज का सबसे आम तरीका होता है किसी कंस्ट्रक्शन साइट की खुदाई के दौरान मिलना, और ऐसा ही कुछ हुआ स्वीडन में जब एवेंगन के नजदीक एक सड़क निर्माण कार्य की खुदाई दौरान कुछ आर्टिफैक्ट्स मिले। ये आर्टिफैक्ट आयरन एज के अवशेष थे, लेकिन ये लोहे के नहीं बल्कि लकड़ी के बने हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये 1700 साल पुराने हैं। ये अवशेष स्वीडन में मिले सबसे पुराने अवशेषों में से एक हैं। इन अवशेषों में एक पहिया भी मिला है जिससे पता चलता है यहाँ पर खेती होती थी। यहाँ पर एक ब्रिज भी है जो समुद्र और आज के समय में वॉनार्ड लेक के नाम से जाने वाले लेक को जोड़ता है। यूनिक बोट फ्रॉम हिस्ट्री। 1891 में मेड ऑफ लिंकन नाम का एक शिप एब्रोलस आइलैंड से गुजर रहा था, पर अचानक एक तेज तूफान के कारण जहाज में अफरा तफरी मच गई। हालांकि सभी क्रू मेंबर्स अपनी जान बचाने में सफल रहे, लेकिन जहाज को नहीं बचाया जा सका। किनारे पर उन्हें ग्रिक्सन फैमिली ने तूफान से बच निकलने के बाद क्रू मेंबर्स की मदद की थी। कैप्टन ने उन्हें ये नाव उपहार स्वरूप भेंट कर दी। कई सालों तक इसे फिशिंग बोट की तरह इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने इसे बांध में रखवा दिया और 2021 में दोबारा खोजे जाने तक ये वहीं रही। जॉन ग्रिक्सन नाम के ग्रिक्सन उत्तराधिकारी ने इसकी सूचना आर्कियोलॉजिस्ट को दी। वो समुद्री इतिहास के इस टुकड़े को देखकर दंग रह गए। ये एक बेहतरीन डिजाइन वाली बोट थी। इस तरह की ये पहली बोट है। रिसर्चर्स का कहना है ये उस समय की टेक्नोलॉजी के कई रहस्य खोल सकती है। एक्सपर्ट्स रिसर्च कर इसके बारे में जानकारी जुटाने में लगे हुए हैं। सार्कोफेगस कवर। हमारी अगली कहानी भी स्वीडन की कंस्ट्रक्शन साइट से हुई एक खोज की है। टर्की के गुमिशन में 2017 में पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के रेनोवेशन के दौरान वर्कर्स को एक प्राचीन सार्कोफेगस मिला। ये 1407 साल पुराना था, यानी कि बाइजेंटाइन युग के समय का। इस पर लिखे ग्रीक अक्षर आज भी पढ़ने योग्य हैं। इस पर ग्रीक भाषा में जो शब्द लिखे हैं उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है ब्लेस्ड कॉन्डी स्लीप हियर। इस खोज ने अपने साथ कुछ रहस्यमय सवाल खड़े कर दिए हैं। इतिहास में इस जगह पर किसी भी सेटलमेंट के होने की जानकारी नहीं मिलती है, और अगर ये कोई कब्रिस्तान था तो यहाँ कई और सार्कोफेगस कवर मिलने चाहिए थे।
लेकिन पुरातत्वविदों की सालों की मेहनत के बाद भी इस साइट से कुछ और नहीं मिला। ये सार्कोफेगस कवर आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। ब्रॉन्ज एज आर्टिफैक्ट्स। इंग्लैंड की ब्रॉन्ज एज की यह खोज काफी धीमी लेकिन सिस्टमैटिक गति से चल रही है। यह खोज 1999 में शुरू हुई थी, जब पहली बार इस स्वॉर्ड के नजदीक इस साइट से कुछ लकड़ी की पोस्ट मिली थी। आर्कियोलॉजिस्ट ने जब और अवशेषों के मिलने की आशा में और खुदाई की तो वो शॉक्ड रह गए। 2011 में उन्हें ब्रॉन्ज एज की 8 लॉग बोर्ड्स मिली। 2012 तक पुरातत्वविद समझ चुके थे कि इस जगह पर भूगर्भ में ब्रॉन्ज एज का एक पूरा का पूरा शहर दफन है। 2020 में हिस्टोरियंस हैरान थे कि इस जगह से मिले आर्टिफैक्ट्स बिना इस्तेमाल किए और नए कैसे लग रहे थे, पर इसका भी जवाब उन्होंने खोज लिया था। इस शहर के बसने के 1 साल के अंदर ही ये आग लगने से नष्ट हो गया था। कुछ बर्तनों में तो खाने का सामान भी मिला है। ये सभी अवशेष 2800 से 3000 साल पुराने हैं, पर इस साइट पर खोज कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है। आर्कियोलॉजिस्ट यहाँ से कई और राज खोलने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। बेनिन आर्टिफैक्ट्स रिटर्न बैक टू होम। 1897 में बेनिन नाम के शहर पर ब्रिटेन के सोल्जर्स ने हमला किया और लूट लिया। इस समय यह शहर नाइजीरिया का हिस्सा है। इस लूट में हजारों कल्चरल आर्टिफैक्ट्स और आर्ट पीसेस चुरा लिए गए। 2021 में इनमें से एक स्कल्पचर वापस अपने स्थान पर पहुंच पाने में सफल रहा। इसका डिजाइन किसी राजा के सिर को दर्शाता है। अभी ये पीसेस एबरडीन यूनिवर्सिटी में रखा हुआ है, पर इसके ओरिजिन की जानकारी मिलने के बाद यूनिवर्सिटी ने इसे वॉलंटियरली वापस कर दिया। इसी तरह बेनिन का एक लूटा हुआ कॉकरल स्कल्पचर भी 2019 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा लौटा दिया गया। नाइजीरिया के इंफॉर्मेशन और कल्चर मिनिस्टर ने अन्य इंस्टीट्यूशन से भी इस तरह के आर्टिफैक्ट्स लौटाने की अपील की है। यारिगाना। जापान के योकाइशी जकार्ता में जुलाई 2017 में एक यूनिक आर्टिफैक्ट मिला। यह लगभग 2300 साल या उससे भी पहले बनाया गया था, यानी कि ययोई पॉटरी एरा का समय का। यह एक यारिगाना कटिंग पाइक प्लेन है जिसकी लंबाई लगभग 13.9 सेंटीमीटर है। शायद इसका प्रयोग चीजों को काटने के लिए किया जाता रहा होगा। रिसर्चर्स का कहना है कि इस तरह के टूल पुराने समय में जापानी टूल टेक्नोलॉजी का आधार थे। उस समय लगभग हर कारपेंटर के पास यह औजार होता ही था। यह आर्टिफैक्ट यारिगाना का छोटा वर्जन था। आमतौर पर यारिगाना दोनों हाथों से इस्तेमाल किए जाने वाले औजार होते थे, पर इसे एक ही हाथ से इस्तेमाल करने योग्य बनाया गया था। एनाव्लोकस हिडन आर्टिफैक्ट्स। ग्रीस के एथेंस में फ्रेंच स्कूल नाम के इंस्टीट्यूशन के बच्चे पिछले 5 सालों से एनाव्लोकस नाम की जगह पर आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन का काम कर रहे हैं और उनकी ये खोज काफी हद तक सक्सेसफुल भी रही। उन्हें यहाँ से कई अनूठे आर्टिफैक्ट्स मिले, पर इनमें से सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया इन छोटी छोटी वोटिव ऑफरिंग्स ने। ये छोटे स्कल्पचर्स महिलाओं की आकृतियां दर्शाते हैं। ये स्कल्पचर्स क्लासिक और आर्केक पीरियड के हैं। अन्य आकृतियां जानवरों की हैं। इस खोज के बारे में एक अजीब बात यह है कि यह पूरा एरिया 1929 में पियर डर्मर नाम के आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा सर्वे किया जा चुका है। तब पियर का कहना था उन्हें यहाँ से मिले 2 आर्टिफैक्ट्स के अलावा अब इस जगह कोई अन्य अवशेष नहीं है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है? शायद पियर ने अधिक गहराई में खुदाई ना की हो। चार्ल्स मैगिन्स मिस्टीरियस ज्वेलरी। चार्ल्स मैगिन नाम के राजा, जिसे चार्ल्स द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, उनसे कई तरह के मिथ्स और लेजेंड्स जुड़ी हुई हैं। पर इनमें से कौन सी कहानी सच्ची है और कौन सी झूठी, ये बता पाना बेहद ही मुश्किल है। वो अपने समय के महान राजा थे जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सी उपलब्धियां हासिल की थी। 768 में वो फ्रैंक्स के राजा बने, 774 में लॉम्बार्ड्स के और फिर 800 में रोमन एम्परर। ऐसा माना जाता है कि आपकी स्क्रीन पर दिखने वाली ये ज्वेलरी चार्ल्स मैगिन की ही है। इसके बीच में लगा ये स्टोन बेहद ही अनमोल है। ये 9वीं सदी का एक आर्टिफैक्ट है। हालांकि चार्ल्स मैगिन और इस ज्वेलरी के बीच का कनेक्शन अभी तक प्रूव नहीं किया जा सका है। इसमें एक शार्ट भी है जो कहा जाता है कि शार्ट सिर्फ ओरिजिनल क्रॉस में ही होते थे, वो क्रॉस जिस पर जीसस को मृत्यु की बलि दी गई थी। 1166 में ये चार्ल्स मैगिन की कब्र से मिला था, लेकिन इसके पहले मालिक कौन थे ये अभी भी मिस्ट्री है और ये मिस्ट्री शायद अब कभी नहीं सुलझेगी। 105,000 ईयर ओल्ड टूल्स। सभी आर्कियोलॉजिस्ट का सपना होता है कुछ ऐसा खोज निकालने का जो मानव इतिहास को एक नई दिशा दे सके, लेकिन बहुत कम पुरातत्वविद ऐसा कुछ खोज पाने में सफल होते हैं। 2021 के शुरुआत में कालाहारी डेजर्ट में मिले पत्थरों के इन टूल्स पुरातत्वविदों को भी अचरज में डाल गए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये टूल्स 105,000 साल पुराने हैं। पुरातत्वविद अभी तक इस बात पर हैरान हैं कि ऐसा कैसे संभव है, क्योंकि इसी तरह के इतने ही पुराने टूल्स साउथ अफ्रीका से भी पाए गए थे। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन लाइफ का ओरिजिन अफ्रीका में हुआ था और उसके बाद ये दुनिया की अन्य जगहों में फैल गए और अब गैमोहाना हिल की ये गुफा आर्कियोलॉजिकल हॉटस्पॉट बन गई है। पुरातत्वविद यहाँ से अन्य अवशेष खोजने का प्रयास कर रहे हैं
जिससे वो ह्यूमन हिस्ट्री के इस रहस्य को सुलझा सकें। द पीकॉक क्लॉक। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग की स्टेट हर्मिटेज म्यूजियम में आप ये शानदार पीकॉक क्लॉक देख सकते हैं। इस घड़ी की सबसे अजीब बात यह है कि ये घड़ी किसी भी एंगल से देखने पर घड़ी नहीं लगती। इसको एक नजर में देखने पर आप ये अनुमान ही नहीं लगा पाएंगे कि असल में एक क्लॉक है। ये सोने का बना एक स्कल्पचर लगता है जिसमें पेड़ और पक्षी बने हुए हैं। इसकी अद्भुत डिजाइन आज के इंजीनियर्स को भी आश्चर्यचकित कर देती है। ये क्लॉक 1977 में एक अंग्रेज जेम्स कॉक्स द्वारा बनाई गई थी। 1997 में उसने इसे प्रिंस ग्रेगोरी पोटामकिन को बेच दिया। कमाल की बात यह है कि घड़ी आज भी चलती है। इसमें बने मोड़ से अभी भी मैकेनिकल वॉइसेस निकलती हैं। ये आज के समय में 18वीं सदी का इकलौता फंक्शनल ऑब्जेक्ट है। द उरुमी। भारत के दक्षिणी हिस्से में केरल में जन्मा यह हथियार बिल्कुल किसी तलवार जैसा ही था, लेकिन इसका धारदार सिरा लचीला होता था और इसी वजह से इसको सीखना बेहद मुश्किल माना जाता था। इसका एक वार ही सामने वाले को गहरी चोट देने के लिए काफी होता था, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज ये भी था कि कई बार इससे वार करने वाला खुद भी घायल हो जाता था। ये फ्लेक्सिबल स्टील का बना होता था और बिल्कुल किसी कोड़े की तरह लगता था। इसको घुमाना और दिशा देना भी इस कला में माहिर लोग ही कर सकते थे। इस कला को इतना मुश्किल माना जाता था कि मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग में ये सबसे मुश्किल मानी जाती थी। इतनी मुश्किल कि इसे सबसे आखिर में सिखाया जाता है। इस हथियार को भलीभांति इस्तेमाल करने के लिए योद्धा की मोमेंटम पर अच्छी पकड़ होनी जरूरी है। अगर आप युद्ध क्षेत्र में हैं तो आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि आपके प्रतिद्वंदी इस आर्ट में मास्टर हों। द आइस बॉक्स। दोस्तों, आज के समय में हम चीजों को ठंडा रखने के लिए फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि क्या ऐसा कुछ पहले भी हुआ करता था? तो आपको बता दें, ये आइस बॉक्स प्राचीन काल का रेफ्रिजरेटर ही है। ये किसी छोटे अलमारी जैसा बॉक्स होता था जिसे आमतौर पर लकड़ी से बनाया जाता है। इसमें कंपार्टमेंट होते थे। ऊपरी कंपार्टमेंट में बर्फ रखी जाती थी और निचले में खाने का सामान और ड्रिंक्स। बर्फ से पूरे बॉक्स का टेम्परेचर ठंडा बना रहता था और बॉक्स में रखा सामान ठंडा हो जाता था। हालांकि ऊपरी कंपार्टमेंट में रखी इस बर्फ को समय समय पर रिप्लेस करना पड़ता था। इसके लिए आइसमैन हुआ करते थे जो बर्फ लाया करते थे। आइसमैन का काम भी आज जितना आसान नहीं होता था, क्योंकि पहले के समय में आज जैसे घर घर बर्फ जमाने के साधन नहीं थे। इसीलिए ये आइसमैन ठंडे स्थानों से बर्फ लेकर इन जगहों पर ट्रांसफर किया करते थे। हालांकि रेफ्रिजरेटर के आविष्कार के बाद आइस बॉक्स की जगह फ्रिज ने ले ली। संतूर। संतूर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका ओरिजिन मुख्य रूप से 1800 साल पहले ईरान में माना जाता है, लेकिन फिर यह धीरे धीरे एशिया के अन्य भागों में भी प्रचलित हुआ। इसे मुख्य रूप से सूफी संगीत में इस्तेमाल किया जाता था। संतूर लकड़ी का एक चौकोर बॉक्स जैसा यंत्र है जिसके ऊपर दो मेरू की 15 पंक्तियां होती हैं। एक सुर से मिलाए गए धातु के 4 तार एक जोड़ी मेरू के ऊपर लगे होते हैं। संगीत के इस यंत्र को बजाने के लिए वादक आगे से मुड़ी हुई डंडियों का प्रयोग करता है। इसका नाम संतूर का मतलब होता है 100 तारों वाला, लेकिन सिर्फ भारतीय संतूर में ही 100 तार होती हैं। धीरे धीरे 20वीं सदी के मध्य तक इसकी पॉपुलैरिटी कम होने लगी। हालांकि यह अभी भी भारत में क्लासिकल म्यूजिक का हिस्सा है। अक्सर लोग इसे पर्शियन वाद्य यंत्र बताते हैं, जबकि सच तो यह है कि संतूर पूरे विश्व को कश्मीर की देन है और कश्मीर के कण कण में संतूर बसा हुआ है। 100 तारों वाले इस वाद्य यंत्र को शततंत्र वीणा भी कहते हैं। इसकी चर्चा 3री और 4वीं शताब्दी में भी मिलती है। एंटी मास्टरबेशन डिवाइसेस। विक्टोरियन टाइम्स में पुरुषों के लिए सेक्सुअल लिबर्टी बिल्कुल भी नहीं थी। यहाँ तक कि इसको लेकर विचारधारा कुछ ऐसी थी कि सेक्सुअल लिबर्टी को इम्प्योर समझा जाता था। यहाँ तक कि इसे एक बीमारी की तरह समझा जाता था और पुरुषों में इसे कंट्रोल करने की जरूरत थी और इसीलिए इस तरह के एंटी मास्टरबेशन डिवाइसेस बनाए गए थे। इस तरह के डिवाइसेस प्रो सेक्स काउंटर कल्चर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते थे। उस समय के लोगों की सोच के अनुसार ये डिवाइसेस अनरिक्वायर्ड सेक्स को रोकने के लिए बेहद जरूरी होते थे। द डेंटल की। ये बेहद खतरनाक यंत्र होता था, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ रहे होंगे। डेंटल की एक तरह का दांत निकालने वाला एक यंत्र होता था, लेकिन उपकरण आपके दांतों को हिला देने के साथ साथ आपका दिल भी दहला सकता था। एंटीबायोटिक्स के आविष्कार से पहले दांत उखाड़ना बेहद दर्दनाक अनुभव होता था। इसमें पूरा डिवाइस दांतों से फंसाकर घुमा दिया जाता था और दांत को उखाड़कर बाहर निकाल लिया जाता था। आप कल्पना कर ही सकते हैं बिना किसी पेन किलर या एनेस्थीसिया के ये कितना दर्दनाक होगा। कभी कभी तो पेशेंट्स के लिए इतना घातक होता था कि मुंह की स्किन निकल जाती थी और दांत के छोटे छोटे कई टुकड़े हो जाते थे। कभी कभी तो दांत के साथ पूरा जबड़ा ही उखड़ जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि दांत निकालने की यह तकनीक करीब 100 सालों तक इस्तेमाल की जाती रही। हालांकि एनेस्थीसिया और नंबनेस ड्रग आने के बाद लोगों को इस खतरनाक और दर्द भरी डेंटल की से राहत मिल गई। शायद ये एकमात्र ऐसी टेक्निक रही होगी जिसके बंद होने में लोगों को बेहद खुशी हुई होगी। बैकस एंड काउंटिंग बोर्ड्स।
दोस्तों पहले के जमाने में कोई भी बड़ी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए अबैकस का उपयोग किया जाता था। क्या आप अबैकस के बारे में जानते हैं? दरअसल अबैकस एक तरह का मैथमेटिकल टूल है जिसका उपयोग हिसाब और कैलकुलेशन करने के लिए किया जाता है। इसलिए अबैकस को काउंटिंग फ्रेम भी कहा जाता है। इसकी मदद से गणित की बड़ी और जटिल समस्याओं का हल आसानी से निकाला जा सकता है। जटिल समस्या से हमारा अर्थ उन लोगों से है जो हर चीज में नकारात्मकता देखें। पहले के समय में जब कंप्यूटर उपलब्ध नहीं थे तब अबैकस का उपयोग करके गणित किया जाता था। अभी भी दुनिया के कुछ हिस्सों में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी अंधे लोग एक अबैकस का उपयोग करते हैं क्योंकि वो आसानी से संख्याओं को महसूस कर सकते हैं। अबैकस के बारे में पहली लिखित जानकारी जो वर्तमान में बची हुई है ग्रीक इतिहासकार हेरोडोटस 480 से 425 ईसा पूर्व की है, जिन्होंने ये भी उल्लेख किया है कि प्राचीन मिस्रवासी अबैकस का इस्तेमाल करते थे। सबसे पुराना अबैकस जो आज के समय तक बचा हुआ है इसे सलमिस अबैकस कहा जाता है। हाँ, यह आकार में काफी बड़ा होता है और वजन में थोड़ा भारी भी। इसी वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना मुश्किल था। हालांकि अब मॉडर्न कैलकुलेटर्स और कंप्यूटर्स ने अबैकस को रिप्लेस कर दिया है। द सन डायल। दोस्तों आजकल हम अपना पूरा काम टाइम के अनुसार करते हैं। समय पर उठना, काम पर जाना आदि समय के हिसाब से ही करते हैं। हर काम का एक निर्धारित समय होता है। सोचिए अगर आज हमें किसी से मिलना होता है तो हम बड़ी आसानी से घड़ी देखकर डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन पहले के समय में जब घड़ियां नहीं थी और लोग सूर्य और अन्य तारों को देखकर समय का अंदाजा लगाते थे तो एक्यूरेट टाइम बता पाना कितना मुश्किल होता होगा। लेकिन 290 बीसी के दौरान सन डायल नाम की एक घड़ी बना ली गई थी। यह टाइम देखने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सबसे पहला डिवाइस था। इसमें बड़ा गोलाकार बेस होता था जिसके ऊपर एक एलिवेटेड रॉड जैसा लगा होता था। इस रॉड की छाया गोलाकार बेस पर बनती थी। जैसे जैसे सूरज आसमान में ऊपर चढ़ता था वैसे वैसे इस रॉड की छाया भी अपनी दिशा बदलती थी और लोग इसी से टाइम का अंदाजा लगा लिया करते थे। घड़ियों के अलावा ये टाइम देखने का सबसे एक्यूरेट डिवाइस है। धीरे धीरे इन सन डायल्स को आर्टिस्टिक डिजाइन के साथ भी बनाया जाने लगा। हालांकि दुनिया में कई जगहों पर आज भी सन डायल्स देखे जा सकते हैं। द टॉन्सिल गुलेटिन। ये डिवाइस आपको डेंटल की याद दिला देगा। जैसा कि हम जानते हैं पहले के समय में जब डॉक्टरी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी तब किसी भी इन्फेक्शन से मनुष्य को बचाने का एकमात्र तरीका होता था उसे रिमूव करना। जैसा कि आप डेंटल कीज के केस में देख ही चुके हैं कि बिना किसी तरह के एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक के ये काफी मुश्किल होता था। टॉन्सिल के केस में भी कुछ ऐसा ही था। जब डॉक्टर साइंस ने तरक्की नहीं की थी तो डॉक्टर टॉन्सिल को ह्यूमन बॉडी से हटाने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल किया करते थे। ऐसे में कई बार ऐसा होता था कि पेशेंट दर्द की वजह से डॉक्टर को ही काट लेता था और इस समस्या से निजात पाने के लिए डॉक्टरों ने टॉन्सिल गुलेटिन के इस डिवाइस का आविष्कार किया। हालांकि ये बिल्कुल बेहतर रिप्लेसमेंट नहीं था। इसके यूज से डॉक्टरों को तो आराम हुआ लेकिन पेशेंट के लिए टॉन्सिल रिमूवल बेहद दर्दनाक हो गया था। कई बार तो मुंह के अंदर की स्किन बुरी तरह डैमेज हो जाती थी। फिर समय के साथ एनेस्थीसिया और एंटीबायोटिक के आविष्कार के साथ इनका प्रयोग बिल्कुल बंद हो गया। सेटलमेंट ऑन फॉकलैंड आइलैंड। दोस्तों फॉकलैंड आइलैंड पर एकमात्र मूल भूमि स्तनपाई जीव रहा करता था जिसे फॉकलैंड भेड़िए के नाम से जाना जाता था। फॉकलैंड वॉल्व्स 1876 में विलुप्त हो गए थे। ऐतिहासिक समय में विलुप्त होने वाले ये पहले ज्ञात कैनर जीव थे। इन्हें वारहा के नाम से भी जाना जाता था। आपको बता दें कि हाल ही में फॉकलैंड आइलैंड्स पर वारहा के साथ साथ इंसानों के होने के भी सबूत मिले हैं और ये पश्चिम और पूर्वी फॉकलैंड दोनों में मौजूद थे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक अजीबोगरीब प्रजाति के लोग थे और ये इस द्वीप समूह तक ही सीमित थे क्योंकि कई महान लोग जो इन द्वीपों का दौरा कर चुके हैं उन सभी का कहना है कि ऐसा कोई जानवर या इंसान नहीं था जो यहाँ से बाहर जा सके और इसका मुख्य कारण ये था कि इस आइलैंड पर कोई ब्रिज ही मौजूद नहीं था। एक्सपर्ट्स का मानना है कि उन अजीब ह्यूमन और वारहा के बीच कोई कनेक्शन जरूर था लेकिन इसका अंदाजा आज तक साइंटिस्ट नहीं लगा पाए हैं। इसके बारे में एक और बात यह है कि आखिर वहाँ रहने वाले लोग किस चीज को खाकर अपना पेट भरते थे, ये बात भी आज एक रहस्य ही है। तो दोस्तों ये थे पुराने समय में यूज होने वाले वो डिवाइस जो अब गायब ही हो चुके हैं। खैर इनमें से कुछ का गायब होना जरूरी भी था। आपको इनमें से कौन सा एंशिएंट गैजेट सबसे अट्रैक्टिव लगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।